ज़ॉम्बी आनंद यादव द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है जो भारतीय ग्रामीण समाज की सच्चाई, जातिवाद, अंधविश्वास और सामाजिक पाखंड पर गहरा प्रहार करता है। यह कहानी एक छोटे गांव और उसके पात्रों के माध्यम से भारतीय ग्रामीण जीवन की गहराई और समस्याओं को उजागर करती है। नीचे दिए गए सभी अध्यायों का हिंदी में विस्तृत विवरण है। अध्याय 1, गांव और उसकी परछाइयाँ। कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से होती है, जहां की जिंदगी में परंपराएं और अंधविश्वास गहरे तौर पर जड़े हुए हैं। यह गांव एक ऐसा स्थान है जहां जीवन की गति बहुत धीमी और स्थिर है और हर गली, हर मोड़ पर आपको जातिवाद और पुराने रीति रिवाजों का प्रभाव साफ दिखाई देता है। सूखी जमीन, धूल भरी हवा और हर चेहरे पर उभरती निराशा, यह सब गांव की स्थिति का प्रतीक है। गांव का हर व्यक्ति इन रूढ़िवादियों में बंधा हुआ है और अपनी जगह से बाहर नहीं निकल पाता। कहानी का नायक, जो एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, अपने समाज के इन जकड़े हुए नियमों से मुक्त होना चाहता है। वह देखता है कि लोग सदियों से चली आ रही बेहतरी के लिए संघर्ष करने के बजाय पुरानी परंपराओं और अंधविश्वासों में बंधे हुए हैं। उसके दिल में एक अजीब सा संघर्ष चलता है। क्या वह इन सामाजिक अन्यायों का विरोध कर सकता है? क्या वह इस गहरी जकड़न से बाहर निकलकर कुछ नया कर सकता है? गांव में हर व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति और जमीन के आधार पर तय किया जाता है। जातिवाद इस कदर गहरा और सशक्त है कि निचली जातियों के लोग खुले पानी तक नहीं पी सकते। कुएं से पानी भरना तक उन पर प्रतिबंधित होता है। एक दिन नायक ने देखा कि एक दलित लड़का कुएं के पास खड़ा था, पर उसे पानी भरने का अधिकार नहीं था। गांव के उच्च जाति के लोग उसे गालियां देते हुए उसे वहां से खदेड़ देते हैं। यह दृश्य नायक के दिल को बहुत चोट पहुंचाता है। वह सोचता है, क्या यह समाज कभी बदल सकेगा? नायक के मन में सवाल उठता है कि क्या वह इस व्यवस्था को बदल सकता है? क्या एक व्यक्ति इन परंपराओं और अंधविश्वासों को तोड़ सकता है? यह सवाल उसे भीतर तक झकझोर देता है और इसी सोच के साथ वह अपने बदलाव के सफर पर निकलने का निर्णय करता है। यह गांव सांस तो लेता है, पर जीता नहीं। परछाइयां सिर्फ जमीन पर नहीं, यहाँ के लोगों की जिंदगी में भी फैली हैं, नायक खुद से कहता है। उसकी बातों में गहरी उदासी और व्यंग्य है, क्योंकि वह देखता है कि लोग खुद को इस जकड़न में इस कदर फंसा हुआ पाते हैं कि उन्हें यह भी महसूस नहीं होता कि वे पूरी जिंदगी गुलाम की तरह जी रहे हैं। महाभारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो अर्जुन का चरित्र भी इसी प्रकार के संघर्ष से गुजरता है। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच के भेद को महसूस किया, तो वह भी नायक की तरह उलझन में था। क्या वह इस युद्ध में भाग ले जिसमें खुद उसका परिवार और गुरु शामिल थे? अर्जुन का निर्णय भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों से प्रभावित हुआ, जो बताता है कि कोई भी परिवर्तन केवल बाहरी संघर्ष से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और सही रास्ते पर चलने से आता है। इसकी तुलना नायक की स्थिति से की जा सकती है। वह जानता है कि समाज को बदलने के लिए उसे पहले अपने अंदर की जकड़न को तोड़ना होगा। अगर अर्जुन ने अपने संकोच को त्याग कर युद्ध किया, तो नायक को भी अपने समाज से बाहर निकलने का साहस जुटाना होगा। हर कदम पर वह अपने विश्वास को मजबूत करता है। हर दुआ, हर मन्नत वह अपनी जिंदगी में एक बदलाव लाने की उम्मीद में करता है। यह अध्याय न केवल सामाजिक असमानता की आलोचना करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि एक बदलाव लाने के लिए एक सशक्त इरादा और विचारशीलता जरूरी होती है। अब नायक का मन बदलाव की ओर मुड़ता है, लेकिन वह जानता है कि यह रास्ता आसान नहीं है। उसे खुद से, समाज से और अपनों से भी लड़ना होगा। क्या यह पुरानी परंपराएं कभी टूट पाएंगी? यह सवाल नायक के मन में हमेशा गूंजता रहता है,
जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सवाल था, क्या यह युद्ध सही है या गलत? लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर महान बदलाव की शुरुआत एक छोटे से सवाल से होती है। जैसे अर्जुन का संघर्ष धर्म और अधर्म के बीच था, नायक का संघर्ष समाज के पुराने और आधुनिक मूल्यों के बीच होगा। क्या वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएगा या यह परंपराएं उसे हमेशा के लिए जकड़े रखेंगी? यह अध्याय अंततः नायक के भीतर के संघर्ष और उस बदलाव की ओर बढ़ने की ताकत को दर्शाता है, जो आगे जाकर पूरे गांव को प्रभावित करेगा। अध्याय 2, अंधविश्वास का शिकंजा। गांव का जीवन अंधविश्वास और अज्ञानता से भरा हुआ है। यहाँ की हर समस्या का हल किसी न किसी प्रकार के तंत्र मंत्र या झाड़ फूंक में खोजा जाता है। जैसे ही किसी व्यक्ति की जिंदगी में कुछ अनहोनी घटती है, उसे तुरंत ही बुरी ताकतों का शिकार मान लिया जाता है। लोगों का मानना है कि हर परेशानी का कारण कोई भूत प्रेत, राक्षस या श्राप है। इसलिए किसी भी बीमारी, परेशानी या दुर्घटना के बाद सबसे पहले उस व्यक्ति को तंत्र मंत्र से ही ठीक करने की कोशिश की जाती है। इस अध्याय की शुरुआत एक घटना से होती है, जब गांव की एक महिला को जादू टोना करने का आरोप लगाया जाता है। एक दिन गांव में अचानक किसी के बीमार होने की खबर आती है। वृद्धों का कहना होता है कि यह बीमारी किसी की साजिश का परिणाम है। महिला को दोषी ठहराते हुए उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। वह महिला, जो पहले तक गांव में सामान्य जीवन जी रही थी, अब अचानक सभी से बहिष्कृत हो जाती है। यह दृश्य नायक को बहुत चौंकाता है। उसे समझ में नहीं आता कि कैसे एक व्यक्ति की जिंदगी सिर्फ अंधविश्वास और झूठी अफवाहों की वजह से तबाह हो सकती है। गांव के बुजुर्ग लोग हमेशा से ऐसी कहानियां सुनाते आए हैं, जिनमें ईश्वर के प्रकोप, श्राप और तंत्र मंत्र का जिक्र होता है। ये कहानियां बच्चों और युवा वर्ग को भी सुनाई जाती हैं, और धीरे धीरे यही विश्वास उनके दिलों में गहरे समा जाता है। नायक जब इन कहानियों को सुनता है, तो वह सोचता है कि क्या हम कभी इस अंधविश्वास से बाहर निकल पाएंगे? क्या हम कभी इन झूठी मान्यताओं को छोड़कर सच्चाई की ओर कदम बढ़ा पाएंगे? नायक का दिल इस व्यवस्था के खिलाफ गुस्से से भर जाता है, और वह सोचता है कि अगर लोग अंधविश्वास से बाहर आकर अपनी सोच को बदलें, तो उनकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। लेकिन वह जानता है कि यह इतना आसान नहीं है। इस गांव में हर व्यक्ति, चाहे वह युवा हो या बुजुर्ग, इस अंधविश्वास से बुरी तरह जकड़ा हुआ है। हर घर में किसी न किसी तरह का तंत्र मंत्र किया जाता है, और अगर किसी ने विरोध किया तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। डर और विश्वास का ऐसा मेल यहाँ के लोगों को बंधन में जकड़ देता है, जहाँ सच भी झूठ जैसा लगता है। नायक का यह कथन न केवल उसकी निराशा को दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे अंधविश्वास और भय लोगों को मानसिक और सामाजिक रूप से जकड़ लेते हैं। जब कोई चीज इतनी गहरी जड़ें जमा लेती है, तो उसे उखाड़ना लगभग असंभव सा लगता है। इस दृश्य को महाभारत के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, जब अर्जुन को भी एक समय अपने विश्वास और नैतिकता के बीच एक संघर्ष का सामना करना पड़ा था। अर्जुन के सामने धर्म और अधर्म का प्रश्न था, और वह भी अपने रास्ते पर चलने के लिए घबराया हुआ था। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया, वैसे ही नायक भी इस अंधविश्वास के जाल को तोड़ने के लिए किसी दिशा की तलाश कर रहा है। अर्जुन का संघर्ष भी इसी प्रकार का था। वह जानता था कि अगर वह युद्ध से भागता है, तो वह अपने धर्म से दूर हो जाएगा, और अगर वह युद्ध करता है, तो उसे अपनी पहचान और अपने परिवार से भी टकराना होगा। अर्जुन की तरह नायक को भी अपने विश्वास से टकराने की आवश्यकता है, ताकि वह अपने समाज को अंधविश्वास से बाहर निकाल सके।
अर्जुन के लिए यह मार्गदर्शन श्री कृष्ण से आया, जबकि नायक के लिए यह मार्गदर्शन उसकी अपनी सोच और समझ से आना है। गांव में यह अंधविश्वास इस हद तक फैला हुआ है कि लोग तर्क और विज्ञान से बिल्कुल भी अनजान है। नायक जब लोगों से तर्क करने की कोशिश करता है तो वह पाता है कि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। लोग अपने पुराने विश्वासों से इतने बंधे हुए हैं कि वे कोई नई बात समझने के लिए तैयार नहीं है। नायक अब अपनी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव लाना चाहता है जो इस अंधविश्वास को चुनौती दे सके। वह जानता है कि इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन वह ठान चुका है कि वह इस पुरानी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। क्या वह इस अंधविश्वास के शिकंजे को तोड़ पाएगा? क्या वह गांव के लोगों को जागरूक कर पाएगा? ये सवाल नायक के दिल में गूंज रहे हैं। क्या यह डर और विश्वास कभी समाप्त होगा? यह प्रश्न नायक के मन में लगातार घूमता रहता है और यह उसे अगले कदम की ओर प्रेरित करता है। जैसे अर्जुन ने अपने मार्ग पर चलने के लिए श्री कृष्ण की बातों को माना, वैसे ही नायक को भी किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो उसे सही दिशा दिखा सके। यह अध्याय न केवल अंधविश्वास की आलोचना करता है, बल्कि यह दिखाता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए बहुत साहस, समझ और समय की आवश्यकता होती है। जब तक लोग अंधविश्वास के शिकंजे में फंसे रहेंगे, तब तक कोई बदलाव संभव नहीं होगा। अध्याय 3, जाति की रेखाएं और दरारें। इस अध्याय में जाति व्यवस्था की गहरी और क्रूर सच्चाई को उजागर किया गया है। यह घटना एक गांव की रोजमर्रा की जिंदगी को चुनौती देती है, जहां जातिवाद का प्रथा इतना गहरा है कि वह इंसानियत और न्याय की भावना को कुचल डालता है। एक दिन गांव के निचली जाति का एक परिवार, जो बेहद गरीब और हाशिए पर है, गांव के कुएं से पानी लेने जाता है। कुएं से पानी भरना उनके लिए केवल एक जरूरत नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। लेकिन गांव के ऊंची जाति के लोग, जो खुद को सबसे ऊपर मानते हैं, उन्हें कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं देते। इस एक घटना में पूरी जातिवादी मानसिकता का परिचय मिलता है। नायक, जो इस भेदभाव को देखकर गहरे तक आहत होता है, गुप्त रूप से उस परिवार की मदद करता है और पानी पहुंचाने का रास्ता खोजता है। हालांकि वह इसे एक निजी कार्य मानता है, लेकिन जैसे ही यह बात पूरे गांव में फैलती है, यह घटना एक बड़ी बहस का कारण बन जाती है। गांव की पंचायत में इस पर बहस शुरू होती है और पंचायत के सदस्य इस बात पर फैसला लेते हैं कि निचली जाति के लोग कुएं से पानी नहीं ले सकते। यह निर्णय जातिवाद की गहरी जड़ों को और अधिक स्पष्ट करता है। यहाँ नायक का आंतरिक संघर्ष सामने आता है। वह सोचता है, क्या समानता का सपना कभी पूरा हो सकता है? क्या कभी इस गहरे भेदभाव को मिटाया जा सकेगा? उसे यह समझ में आता है कि गांव में जो स्थिति है, वह किसी व्यक्तिगत प्रयास से नहीं बदलेगी। यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है जो समय और इतिहास से चली आ रही है और उसे तोड़ने के लिए बड़ी शक्ति की आवश्यकता होगी। नायक के मन में सवाल उठता है कि क्या वह इस व्यवस्था को चुनौती दे सकता है? क्या वह इन जातिवादी रेखाओं को पार कर सकेगा? क्या वह समाज के लिए एक नया उदाहरण पेश कर पाएगा? लेकिन गांव में इतने गहरे बैठे हुए भेदभाव को तोड़ने का साहस कहां से आएगा? यहाँ समानता सिर्फ किताबों में है, जमीन पर नहीं। नायक का यह वाक्य जातिवाद के प्रति उसकी निराशा को दर्शाता है। वह समझता है कि किताबों में तो सभी समान होते हैं, लेकिन वास्तविकता में जाति की रेखाएं इतनी गहरी है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अच्छा या योग्य क्यों न हो, इन रेखाओं से बाहर नहीं निकल सकता। इस विषय को महाभारत के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, जहां अर्जुन का संघर्ष भी इस प्रकार की रेखाओं और भेदभावों से जुड़ा हुआ था। अर्जुन का जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था,
लेकिन उसे कई बार अपनी जाति और उसकी जिम्मेदारियों पर सवाल उठाने पड़े थे। महाभारत में अर्जुन ने हर प्रकार की सामाजिक और पारिवारिक बाधाओं के बावजूद धर्म और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। अर्जुन का संघर्ष केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं था, बल्कि अपने अंदर की बुराई और सामाजिक व्यवस्थाओं के खिलाफ भी था। नायक का संघर्ष भी कुछ ऐसा ही है। वह समाज में फैले भेदभाव और असमानता के खिलाफ उठ खड़ा होता है, लेकिन उसे यह महसूस होता है कि उसकी लड़ाई आसान नहीं है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण का मार्गदर्शन चाहिए था, वैसे ही नायक को भी एक दिशा की जरूरत है, जिससे वह इस जातिवाद के जाल को तोड़ सके। गांव में यह जातिवाद केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि यह एक मानसिक बीमारी बन चुका है। लोग अपनी जाति के आधार पर अपने फैसले करते हैं और यही मानसिकता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। नायक जब सोचता है कि क्या वह इस स्थिति को बदल सकता है, तो उसे लगता है कि यह उसका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, बल्कि एक सामूहिक संघर्ष होना चाहिए। जातिवाद का यह दृश्य महाभारत के उस समय से भी मिलता है, जब कौरवों और पांडवों के बीच भेदभाव था। कौरवों का व्यवहार और उनके द्वारा पांडवों के साथ किए गए अन्याय को देखकर अर्जुन भी परेशान था, लेकिन उसे विश्वास था कि अंत में धर्म की ही विजय होगी। नायक भी यही सोचता है कि यदि वह सही दिशा में कदम बढ़ाए, तो वह गांव में समानता ला सकता है, लेकिन वह जानता है कि यह आसान नहीं होगा। अंत में नायक यह सोचता है कि उसे इस संघर्ष को अकेले नहीं, बल्कि सभी लोगों के साथ मिलकर करना होगा। अगर गांव में कोई बदलाव लाना है, तो समाज को जातिवाद की जड़ों को उखाड़कर एक नया मार्ग अपनाना होगा। क्या वह इस असंभव से लगने वाले लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा? क्या उसका संघर्ष सफल होगा? इन सवालों का उत्तर आने वाले अध्यायों में मिलेगा। यह अध्याय न केवल जातिवाद की आलोचना करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प और संघर्ष की आवश्यकता होती है। जाति की रेखाओं को तोड़ने के लिए केवल इच्छा और संकल्प नहीं, बल्कि एक सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है जो सभी को समानता की ओर ले जाए। अध्याय 4, सपने और निराशा। नायक का सपना था कि वह गांव की सीमाओं से बाहर निकले, शहर की चमचमाती दुनिया में शिक्षा प्राप्त करे और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। लेकिन गांव की कठोर वास्तविकताओं और उसके परिवार की आर्थिक तंगी ने उसे बार बार उस सपने से दूर खींच लिया। नायक की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात गांव के स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक से हुई। वह शिक्षक साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनकी सोच और किताबों का ज्ञान असाधारण था। एक दिन जब नायक स्कूल की खिड़की के पास बैठा था, शिक्षक ने उसे पुकारा, तुम्हारा नाम क्या है लड़के? राजू, उसने झिझकते हुए जवाब दिया। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, राजू, क्या तुम जानते हो, किताबें तुम्हें वहां पहुंचा सकती हैं, जहां तुम्हारे पैर भी नहीं जा सकते। किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, ये सोच की ताकत होती है। शिक्षक ने उसे एक किताब थमाई, महाभारत का एक अध्याय, जिसमें अर्जुन का चरित्र वर्णित था। उन्होंने कहा, अर्जुन की तरह तुम्हें भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। लेकिन जिस रात राजू किताब के पन्नों में खोया हुआ था, गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। पास के खेत में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। यह खबर जैसे पूरे गांव की आत्मा को झकझोर गई। राजू ने देखा, किसान का परिवार चीख चीख कर रो रहा था। उसका मन भारी हो गया। लेकिन जिस रात राजू किताब के पन्नों में खोया हुआ था, गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। पास के खेत में एक किसान ने आत्महत्या कर ली।
यह खबर जैसे पूरे गांव की आत्मा को झकझोर गई। राजू ने देखा किसान का परिवार चीख चीख कर रो रहा था। उसका मन भारी हो गया। गांव में इतने दुख क्यों हैं? उसने शिक्षक से पूछा। शिक्षक ने गहरी सांस ली और कहा, गरीबी, कर्ज और उम्मीदों का टूट जाना, यही तो इस मिट्टी की त्रासदी है। लेकिन राजू, तुम्हें इस मिट्टी से ही उगना है। अपने सपनों को मरने मत देना। उस रात राजू ने पहली बार महसूस किया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बीच का संघर्ष कितना कठिन होता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी। मैं हार नहीं मानूंगा, उसने खुद से कहा। उसके सपने आसमान में उड़ते थे, लेकिन जमीन की कठोरता उन्हें बार बार नीचे गिरा देती थी। लेकिन अब उसने तय कर लिया था कि वह अपनी जमीन से जूझेगा और अपने सपनों को सच कर दिखाएगा। यह अध्याय एक गहरे द्वंद्व को दर्शाता है, जहाँ नायक के सपनों की उड़ान और गांव की सच्चाइयों का संघर्ष उसे लगातार चुनौती देता है। यह कहानी न केवल नायक की, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो सपनों और निराशा के बीच जूझते हुए अपनी राह खोजने की कोशिश करता है। अध्याय 5, विरासत का बोझ। नायक का जीवन एक गहरे द्वंद्व में उलझा हुआ था। उसके सपने उसे गांव से बाहर बुलाते थे, लेकिन परिवार की उम्मीदें और परंपराएं उसे जकड़े हुए थी। उसके पिता, गांव के एक प्रतिष्ठित और परंपरावादी व्यक्ति, चाहते थे कि राजू उनके दिखाए रास्ते पर चले। एक शाम जब सूर्य की आखिरी किरणें आंगन में बिखर रही थी, पिता ने राजू को बुलाया। उनके हाथ में पुरानी लकड़ी की बनी एक लोहे की संदूक थी। यह हमारी विरासत है, उन्होंने कहा। परंपराएं और रीति रिवाज ही हमें बांध कर रखते हैं। तुम हमारे परिवार की इज्जत हो। तुम्हें हमारी तरह खेती करनी होगी, हमारे जैसे जीना होगा। बाहर की दुनिया तुम्हें भटका देगी। राजू ने सिर झुकाकर उनकी बातें सुनी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और देख रही थी। वह बोल उठा, बाबा, क्या अर्जुन ने भी परंपराओं के कारण अपने लक्ष्य को छोड़ा था? वह अपने धनुष पर नजर टिकाए रहे, क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट था। मैं भी वही करना चाहता हूँ। पिता के चेहरे पर नाराजगी के भाव उभरे। अर्जुन राजकुमार था, उसे हर सुविधा मिली, लेकिन तुम किसान के बेटे हो। हमारे सपने अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। यह कहकर पिता उठकर जाने लगे, लेकिन राजू ने साहस करके कहा, बाबा, क्या परंपराएं हमें सपने देखने से रोक सकती हैं? क्या विरासत का बोझ इतना भारी है कि हम उड़ भी न सकें? पिता ठहर गए। उनकी आंखों में गुस्सा और प्रेम का मिश्रण था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, परिवार और परंपराएं वह जड़ें हैं जो पेड़ को खड़ा रखती हैं। लेकिन याद रखो, अगर शाखाएं आसमान की ओर न बढ़े, तो पेड़ का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। अगर तुम उड़ना चाहते हो, तो यह साबित करना होगा कि तुम हमारी जड़ों को नहीं भूलोगे। इस बातचीत ने राजू के मन में उथल-पुथल मचा दी। एक और उसके सपने थे, शिक्षा, स्वतंत्रता और नए क्षितिज। दूसरी ओर उसके पिता की उम्मीदें और परंपराओं का बंधन। परिवार का बोझ उसकी आत्मा को दबा रहा था, लेकिन उसके सपनों को उड़ने से नहीं रोक सका। रात को जब सभी सो रहे थे, राजू किताब पढ़ते हुए अर्जुन के चरित्र पर विचार कर रहा था। उसने सोचा, अर्जुन का लक्ष्य केवल उसका व्यक्तिगत नहीं था, वह अपने परिवार और धर्म के लिए भी लड़ रहा था। मुझे भी वही करना होगा। अपने सपनों को इस तरह पूरा करना होगा कि परिवार की इज्जत भी बनी रहे। यह अध्याय नायक के भीतर चल रहे संघर्ष को बारीकी से उकेरता है।
महाभारत के संदर्भ में अर्जुन का जीवन और लक्ष्य नायक के लिए प्रेरणा बनता है। अर्जुन के चरित्र को भारतीय दर्शन में इस रूप में देखा जाता है कि वह कर्तव्य, स्वप्न और परिवार के बीच संतुलन बनाकर चलता है। राजू ने अंततः ठान लिया कि वह अपने सपनों और परिवार दोनों को साथ लेकर चलेगा। यह निर्णय उसके जीवन का अगला मोड़ बनने वाला था। अध्याय 6, प्रेम और सीमाएं। गांव की संकरी गलियों में एक प्रेम कथा ने जन्म लिया। यह कहानी थी राजू और पार्वती की। पार्वती गांव के एक ऐसे परिवार से थी जिसे समाज ने जातिगत सीढ़ी के निचले पायदान पर रखा था। राजू का दिल, जो ऊंचे सपने और आजादी की चाहत से भरा हुआ था, अब पार्वती के प्रति आकर्षित हो गया। राजू और पार्वती अक्सर गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिलते, जहां सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर उनके चेहरे पर गिरती थी। पार्वती, राजू ने एक दिन धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी हंसी में एक आजादी की झलक है। यह मुझे मेरे सपनों की याद दिलाती है। पार्वती मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में डर का साया था। राजू, हमारा यह मिलना, यह समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। लोग हमें अलग कर देंगे। समाज की दीवारें हमें रोक नहीं सकती। राजू ने आत्मविश्वास से कहा, अगर अर्जुन अपने लक्ष्य के लिए लड़ सकता है, तो मैं भी अपने प्यार के लिए लड़ सकता हूँ। प्यार किसी जाति, धर्म या परंपरा का मोहताज नहीं होता। लेकिन यह बात ज्यादा समय तक छिप नहीं सकी। एक दिन गांव के किसी व्यक्ति ने दोनों को पीपल के पेड़ के पास देखा। जल्द ही यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। पंचायत बुला ली गई। पंचायत में राजू के पिता को बुलाया गया। तुम्हारा बेटा हमारे रीति रिवाजों का उल्लंघन कर रहा है, सरपंच ने गुस्से में कहा। राजू ने आगे बढ़कर कहा, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने बस प्यार किया है। क्या महाभारत में भी जाति और धर्म के बंधन नहीं टूटे थे? क्या कृष्ण और अर्जुन ने इंसानियत को सबसे ऊपर नहीं रखा था? गांव के लोग क्रोधित हो गए। पार्वती के परिवार को तिरस्कार का सामना करना पड़ा। लेकिन राजू और पार्वती ने हार मानने से इनकार कर दिया। पार्वती, राजू ने कहा, महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि अगर लक्ष्य पवित्र हो तो समाज की हर चुनौती का सामना करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पंचायत ने राजू और उसके परिवार को धमकी दी कि अगर उसने पार्वती से मिलना बंद नहीं किया तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। यह राजू के लिए सबसे कठिन क्षण था। परिवार और प्रेम के बीच की यह लड़ाई उसके लिए आत्मा को तोड़ देने वाली थी। उसका प्रेम उसकी आत्मा को पंख दे रहा था, लेकिन समाज की सीमाएं उसे काटने की कोशिश कर रही थी। महाभारत के दृष्टांतों में अर्जुन का संघर्ष भी ऐसा ही था। कर्तव्य, समाज और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना। राजू ने भी वही निर्णय लिया। उसने पंचायत के सामने खड़े होकर कहा, अगर प्यार करना पाप है तो मैं यह पाप बार बार करूंगा। लेकिन याद रखिए, यह पाप नहीं, यह इंसानियत का धर्म है। गांव में यह प्रेम कहानी एक बड़ी लड़ाई का प्रतीक बन गई। यह अध्याय दिखाता है कि समाज की सीमाएं प्यार और मानवता को बांधने की कोशिश करती हैं, लेकिन साहस और सच्चाई उन दीवारों को तोड़ने का हौसला देती हैं। राजू और पार्वती का संघर्ष इस बात की याद दिलाता है कि महाभारत जैसे ग्रंथों में भी प्रेम और कर्तव्य को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। राजू ने समाज की बेड़ियों को तोड़कर यह साबित कर दिया कि प्यार हर सीमा से परे है। अध्याय 7, परिवर्तन के बीज। गांव की संकरी गलियों में धीरे धीरे बदलाव की बयार बहने लगी थी।
यह बदलाव राजू के छोटे छोटे साहसी कदमों से शुरू हुआ। वह हर उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होता जिसे गांव के लोग सामान्य मान चुके थे। एक दिन गांव के चौराहे पर एक गरीब किसान को जमींदार ने सबके सामने अपमानित किया। किसान का अपराध केवल इतना था कि वह कर्ज का पैसा समय पर नहीं चुका सका था। राजू ने यह दृश्य देखा तो उससे रहा नहीं गया। ठहरिए, राजू ने जमींदार से कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और साहस दोनों थे। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? जमींदार ने तिरस्कार से पूछा। मैं वो हूँ जो आपके अन्याय को सहने से इनकार करता है। राजू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महाभारत में भीष्म जैसे महान योद्धा ने अन्याय के समय चुप रहकर सबसे बड़ी गलती की थी। मैं वह गलती नहीं कर सकता। अगर किसान पर कर्ज है तो उसके हक का सम्मान करना आपका कर्तव्य है। गांव के लोग चुपचाप यह बहस देख रहे थे। किसी ने जमींदार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत पहले कभी नहीं की थी। तुम्हारा यह दुस्साहस तुम्हें भारी पड़ेगा, जमींदार ने गुस्से से कहा और वहां से चला गया। लेकिन राजू की इस हरकत ने गांव के लोगों को झकझोर दिया। बदलाव की लहरें। धीरे धीरे राजू का साहस लोगों को प्रेरित करने लगा। एक दिन जब गांव की महिलाओं ने पानी के लिए लंबे समय से संघर्ष करते हुए देखा तो उन्होंने भी राजू के साथ मिलकर पंचायत के खिलाफ आवाज उठाई। हमारी जरूरतों को नजरअंदाज करना अब बंद होना चाहिए, एक महिला ने कहा। राजू ने उन्हें महाभारत के द्रौपदी के चरित्र से प्रेरित किया। द्रौपदी ने अन्याय के समय अपने सम्मान के लिए आवाज उठाई थी। आप सभी भी अपनी आवाज बुलंद कीजिए। आपके अधिकारों के लिए लड़ना आपका धर्म है। परिवर्तन का आरंभ। गांव के बुजुर्ग जो पहले राजू की बातों को अनदेखा करते थे, अब उसकी ओर ध्यान देने लगे। पंचायत की बैठकों में भी राजू के विचारों की चर्चा होने लगी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने राजू से कहा, तुम्हारे जैसे युवाओं की जरूरत इस गांव को है। अगर तुम्हारी पीढ़ी अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी तो यह गांव बदल सकता है। अर्जुन की प्रेरणा। राजू ने महसूस किया कि उसके छोटे छोटे विरोध के कृत्य गांव में बड़े बदलाव के बीज बो रहे थे। उसने अर्जुन से प्रेरणा लेते हुए यह समझा कि परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयास और अटूट धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसे अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा, वैसे ही राजू ने भी अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखा। हर छोटा कदम बदलाव की ओर एक बड़ा कदम हो सकता है, राजू ने खुद से कहा। अध्याय का निष्कर्ष। यह अध्याय उस क्षण को उजागर करता है जब एक छोटे से गांव में बदलाव की लहरें उठने लगी थी। राजू के साहस और दृढ़ता ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की आवाज भी पूरी भीड़ को प्रेरित कर सकती है। परिवर्तन के बीज बो दिए गए थे। अब यह समय पर निर्भर था कि वे कब और कैसे बड़े पेड़ बनेंगे। अध्याय 8, समाज की विद्रूपता। गांव में बदलाव की हलचल शुरू तो हुई थी, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। जातिवाद और अंधविश्वास की गहरी जड़ें इस बदलाव के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी थी। राजू ने महसूस किया कि समाज की संरचना इतनी जटिल और विद्रूप थी कि हर कदम पर नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। बदलाव का प्रतिरोध। एक सुबह गांव के कुछ बुजुर्ग पंचायत के पास जमा हुए। वहां यह चर्चा हो रही थी कि राजू की गतिविधियां गांव के रीति रिवाजों को नुकसान पहुंचा रही है। यह लड़का हमें हमारे ही बच्चों के खिलाफ भड़का रहा है, एक बुजुर्ग ने कहा। दूसरे ने सहमति जताई। हमारे समाज में जो परंपराएं वर्षों से चली आ रही हैं,
उन्हें कोई छोटा लड़का कैसे बदल सकता है? यह हमारे पूर्वजों का अपमान है। राजू ने यह सुना तो वह पंचायत में गया। वहां उसने पूरे गांव को संबोधित किया। आप कहते हैं कि मैं परंपराओं का अपमान कर रहा हूँ, उसने कहा। लेकिन क्या यह परंपरा सही है कि हम इंसान को उसकी जाति से आंकें? महाभारत में भी जब एकलव्य को केवल उसकी जाति के कारण शिक्षा से वंचित किया गया, तो क्या वह न्याय था? गांव में सन्नाटा छा गया। लोग जानते थे कि राजू सच कह रहा था, लेकिन सच का सामना करना आसान नहीं था। अंधविश्वास की जड़ें। गांव में अंधविश्वास की जड़ें भी बहुत गहरी थी। एक दिन गांव के बीचों बीच एक बुजुर्ग महिला बीमार पड़ी। लोग कहने लगे कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। यह डॉक्टर के इलाज से ठीक नहीं होगी, एक तांत्रिक ने कहा। इसके लिए पूजा पाठ करना होगा। राजू ने आगे बढ़कर कहा, यह बुरी आत्मा नहीं, केवल अज्ञानता है। हमें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए, न कि झूठे इलाज के भरोसे छोड़ना चाहिए। गांव के लोग राजू से नाराज हो गए। तुम हमारे विश्वासों का अपमान कर रहे हो, एक ने गुस्से में कहा। अगर विश्वास का मतलब झूठ को मानना है, तो हाँ, मैं उसका अपमान कर रहा हूँ, राजू ने दृढ़ता से जवाब दिया। महाभारत में अर्जुन ने भी केवल सत्य और धर्म का साथ दिया था, चाहे वह किसी के भी खिलाफ क्यों न हो। अगर हमें बदलाव लाना है, तो सच्चाई को स्वीकार करना होगा। सच्चाई और झूठ का संघर्ष। राजू का सबसे बड़ा संघर्ष यह था कि लोग झूठ को सहजता से स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि वह उनकी परंपराओं और सुविधाओं से मेल खाता था। जब सच्चाई का सामना होता है, उसने एक सभा में कहा, लोग उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि झूठ अधिक आरामदायक होता है। लेकिन यह झूठ हमें अंधेरे में रखेगा और हम अपने ही जीवन की रोशनी को खो देंगे। नायक का संघर्ष सामूहिक बनता है। राजू ने महसूस किया कि यह लड़ाई अब केवल उसकी नहीं थी। गांव के कुछ युवा जो उसके विचारों से प्रेरित थे, उसके साथ जुड़ने लगे। राजू भैया, एक युवा ने कहा, हम जानते हैं कि आप सही हैं, लेकिन समाज के बड़े लोग हमें चुप रहने को कहते हैं। हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें अर्जुन की तरह बनना होगा, राजू ने जवाब दिया। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए कभी मत डरो। अगर तुम्हारे इरादे पवित्र हैं, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अध्याय का सार। इस अध्याय में समाज की विद्रूपता और उसके गहरे अन्यायपूर्ण पहलुओं को उजागर किया गया है। यह दिखाया गया है कि परिवर्तन के लिए सच्चाई को सामने लाना कितना कठिन है, क्योंकि समाज झूठ और परंपराओं के आरामदायक दायरे में बंधा हुआ है। बदलाव का बीज बोना आसान है, लेकिन उसे विद्रूपता की जमीन से उगाना सबसे कठिन कार्य है। अध्याय 9, विश्वास और धोखा। राजू की यात्रा जितनी कठिन थी, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। उसने गांव में बदलाव के लिए एक छोटी सी चिंगारी जलाई थी, लेकिन अब यह चिंगारी आग में बदलने लगी थी। इसी के साथ न केवल उसकी परीक्षा शुरू हुई, बल्कि उसके विश्वास और रिश्तों की कड़ी परख भी होने लगी। विश्वासघात की पहली चोट। एक दिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोग, जो राजू के विचारों के विरोधी थे, उसके करीबी दोस्त मोहन को अपने पक्ष में कर लेते हैं। राजू हमेशा सही होने का दिखावा करता है, वे मोहन से कहते हैं। लेकिन अगर गांव में तुम्हारा सम्मान चाहिए, तो तुम्हें उससे अलग होना होगा। वह तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मोहन, जो राजू का सबसे भरोसेमंद साथी था, इस छलावे में आ जाता है। अगले दिन
जब राजू ने गांव के युवाओं के साथ एक बैठक बुलाई तो मोहन वहां नहीं आया। मोहन कहाँ है? राजू ने पूछा। किसी ने चुपके से बताया, वह अब उन लोगों के साथ है जो तुम्हारे खिलाफ हैं। यह सुनकर राजू के दिल को गहरी चोट पहुंची। धोखा वो जख्म है, उसने कहा, जो विश्वास के सबसे करीब होता है। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अगर अर्जुन ने महाभारत में अपने ही अपनों के खिलाफ युद्ध लड़ा, तो मैं भी अपने सत्य के लिए खड़ा रहूंगा। रिश्तों की कड़ी परीक्षा। राजू का परिवार, जो पहले उसके सपनों और प्रयासों में साथ देता था, अब थकने लगा था। तुम्हारे इन प्रयासों से हमें केवल दुश्मनी मिल रही है, उसके पिता ने गुस्से में कहा। पिताजी, यह दुश्मनी नहीं, बदलाव की शुरुआत है, राजू ने शांत स्वर में कहा। महाभारत में भी पांडवों को अपनों से ही संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन उनका संघर्ष धर्म के लिए था। मेरा भी यही प्रयास है। लेकिन हम कब तक सहेंगे? उसकी माँ ने रोते हुए कहा। तुम्हारी ये लड़ाई हमें तोड़ रही है। राजू के पास अपनी माँ के आंसुओं का जवाब नहीं था। वह जानता था कि उसके प्रयासों की कीमत केवल वह नहीं, बल्कि उसका परिवार भी चुका रहा था। गांव के युवाओं का विश्वास। भले ही राजू को कुछ धोखे मिले, लेकिन गांव के कुछ युवाओं का विश्वास अब भी उसके साथ था। भैया, हम जानते हैं कि बदलाव की राह आसान नहीं होती, एक युवा ने कहा। आप हमें बस यह बताइए कि हमें क्या करना है। राजू ने कहा, तुम्हें सच्चाई का साथ देना होगा, चाहे तुम्हारे अपने भी तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो जाए। याद रखो, अर्जुन ने भी अपने गुरु द्रोण और भाई कर्ण के खिलाफ युद्ध किया, क्योंकि वह धर्म के मार्ग पर था। अगर हम सच्चाई के लिए नहीं खड़े होंगे, तो हमारा समाज हमेशा अंधकार में रहेगा। धोखे से सबक। राजू को धोखे और विरोध ने सिखाया कि बदलाव की राह पर हर व्यक्ति आपका साथी नहीं हो सकता। जो गिरने पर तुम्हें सहारा दे, वही तुम्हारा सच्चा साथी है, उसने युवाओं से कहा। लेकिन जो तुम्हें गिराने की कोशिश करे, वह तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा सबक है। मैं हर चोट को सहूंगा, लेकिन अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ूंगा। अध्याय का सार। यह अध्याय दिखाता है कि विश्वास और धोखे की परीक्षा किसी भी बदलाव के लिए कितनी आवश्यक होती है। राजू की यह यात्रा केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि एक आंतरिक युद्ध भी है, जिसमें उसे अपने ही प्रियजनों और करीबी दोस्तों से मिले घाव सहने पड़े। वह हर कदम पर गिरता है, लेकिन अपने विश्वास को नहीं छोड़ता। यही उसकी शक्ति है। अध्याय 10। विरोध की लहर। गांव की गलियां अब संघर्ष का मैदान बन चुकी थी। जहां एक और कुछ लोग बदलाव का समर्थन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर राजू के विरोध में षड्यंत्र रचे जा रहे थे। यह संघर्ष केवल विचारों का नहीं, बल्कि शक्ति और सहनशीलता का भी था। षड्यंत्र की शुरुआत। राजू के विरोधी, जो गांव के प्रभावशाली और पुराने परंपराओं के समर्थक थे, ने उसे रोकने के लिए एक गहरी योजना बनाई। अगर इसे रोका नहीं गया, तो हमारे वर्चस्व का अंत हो जाएगा, उनमें से एक ने कहा। तो फिर हमें इसे जनता की नजर में गिराना होगा, दूसरे ने षड्यंत्रकारी मुस्कान के साथ कहा। एक दिन राजू के प्रयासों को बदनाम करने के लिए उन्होंने एक झूठी अफवाह फैलाई कि राजू गांव के युवाओं को भटकाकर अपने स्वार्थ पूरे करना चाहता है। यह आदमी केवल अपने नाम और शोहरत के लिए यह सब कर रहा है। यह अफवाह हवा की तरह पूरे गांव में फैल गई। नायक का सामना। जब राजू को इन अफवाहों का पता चला, तो उसने पीछे हटने के बजाय उनका सामना करने का फैसला किया।
सत्य का मार्ग कठिन होता है, उसने अपने साथियों से कहा। अर्जुन ने भी कुरुक्षेत्र में हर छल और विरोध का सामना किया था, लेकिन उसने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। उसने गांव के चौराहे पर एक सभा बुलाई। मैंने कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यह संघर्ष नहीं किया, राजू ने तेज आवाज में कहा। मैं बस यह चाहता हूँ कि हमारा समाज जागरूक बने, हमारी अगली पीढ़ी गुलामी की जंजीरों में न जकड़ी जाए। अगर आप में से कोई सोचता है कि मैं गलत हूँ, तो सामने आए और सच कहे। गांव के लोग चुप थे। उनकी आंखों में संदेह तो था, लेकिन कहीं न कहीं राजू की सच्चाई भी दिख रही थी। विरोध की लहर का आगाज। राजू के विरोधियों ने उसे डराने के लिए गांव के बुजुर्गों का सहारा लिया। बेटा, तुम क्यों इन बड़े लोगों के खिलाफ जा रहे हो? वे तुम्हें तबाह कर देंगे, एक बुजुर्ग ने कहा। बाबा, अगर महाभारत में अर्जुन धर्म के लिए अपने अपनों के खिलाफ खड़ा हो सकता है, तो मैं भी अन्याय के खिलाफ लड़ सकता हूँ, राजू ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। राजू ने अपने साथियों को संगठित किया और गांव के उन हिस्सों में जागरूकता अभियान चलाया, जहां अंधविश्वास और जातिगत भेदभाव सबसे अधिक थे। हम बदलाव लाएंगे, लेकिन यह संघर्ष अकेले का नहीं होगा, उसने अपने साथियों से कहा। हर आदमी, हर औरत को साथ आना होगा। यह लहर अब रुकने वाली नहीं है। संघर्ष की पहली जीत। विरोधियों ने राजू के प्रयासों को रोकने के लिए उसके एक युवा साथी को धमकी दी। अगर तुम राजू का साथ नहीं छोड़ोगे, तो तुम्हारे परिवार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, उन्होंने कहा। लेकिन युवा ने डरने के बजाय साहस दिखाया। मैंने राजू भैया से सीखा है कि सच्चाई का साथ देना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। मैं तुम्हारे डराने से नहीं रुकने वाला। उसके इस साहसिक कदम ने गांव के कई युवाओं को प्रेरित किया। धीरे धीरे राजू की टीम बड़ी होने लगी। लोग उसकी बातों को समझने लगे और विरोधियों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अध्याय का सार। यह अध्याय दिखाता है कि बदलाव का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। संघर्ष और विरोध इसका हिस्सा होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने विश्वास और नायकत्व के साथ खड़ा रहता है, वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। नायक वह नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह जो हर बार गिरकर फिर खड़ा होता है। अध्याय 11। गांव में बिखरी उम्मीदें। गांव की मिट्टी में जो कभी केवल निराशा और अंधविश्वास की जड़ें फैली थी, अब वहां उम्मीद के बीज अंकुरित होने लगे थे। राजू और उसके समर्थकों की अथक मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही थी। जहां पहले लोग उसे संदेह और विरोध की नजरों से देखते थे, वहीं अब कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनमें नई रोशनी झलक रही थी। पहली किरण, उम्मीद की झलक। एक सुबह गांव के चौपाल पर एक बुजुर्ग ने राजू से कहा, बेटा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये बातें सच हो सकती हैं। तुमने हमारे बच्चों को पढ़ाई की तरफ मोड़ा है। ये बड़ी बात है, लेकिन क्या ये बदलाव टिक पाएगा? राजू ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, बाबा, अर्जुन ने भी कुरुक्षेत्र में हर बाण इसलिए चलाया था क्योंकि उसे अपने धर्म पर विश्वास था। मैं भी अपने धर्म पर अडिग हूँ। अगर हम हार भी जाए, तो कम से कम कोशिश करने का गर्व रहेगा। बुजुर्ग की आंखों में नमी थी। उसने राजू का कंधा थपथपाते हुए कहा, तुम सही कर रहे हो। तुमने हमारे मरते हुए गांव में उम्मीदें जगाई हैं। युवाओं की पहल। गांव के युवा, जो कभी बाहरी दुनिया को केवल कहानियों में सुना करते थे, अब पढ़ाई और काम सीखने की बातें करने लगे। राजू भैया, क्या हमें भी शहर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए?
एक किशोर ने पूछा। जरूर, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बदलाव यही गांव में भी आना चाहिए। पढ़ाई और मेहनत का फायदा अपने गांव को बदलने में लगाओ। कुछ युवाओं ने खुद को नई खेती तकनीकों में प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाएंगे और उसे सीधे बाजार में बेचेंगे, बिचौलियों के जरिए नहीं। समाज की हिचकिचाहट। फिर भी पूरे गांव में बदलाव इतनी आसानी से नहीं आ रहा था। कुछ लोग अब भी पुराने रीति रिवाजों और जातिगत भेदभाव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अगर हम इनके साथ खड़े हो गए तो हमारे बड़ों का क्या होगा? हमारी परंपराएं, एक महिला ने सवाल उठाया। इस पर राजू ने सभा में कहा, परंपराएं तब तक अच्छी हैं जब तक वे किसी को नीचे नहीं गिराती। अर्जुन ने भी परंपराओं के खिलाफ जाकर धर्म के लिए लड़ाई लड़ी थी। हमें यह समझना होगा कि धर्म लोगों को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। उम्मीद का पौधा। धीरे धीरे कुछ परिवार अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे। यह गांव में एक बड़ा बदलाव था। महिलाओं ने भी राजू की बातों का समर्थन करना शुरू कर दिया। हमने हमेशा सुना कि हमारी जगह रसोई में है, लेकिन अब अगर हमारी बेटियां पढ़ेंगी तो उनका जीवन बेहतर होगा, एक महिला ने कहा। संघर्ष के बाद का सुखद एहसास। एक दिन जब राजू गांव के एक पेड़ के नीचे बैठा था तो उसका छोटा साथी मोहन उसके पास आया। भैया, क्या हमें जीत मिल रही है? मोहन ने मासूमियत से पूछा। राजू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मोहन, जीत केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है। जीत वो है जब उम्मीदें बिखरी हुई नजर आए और लोग उन पर विश्वास करना शुरू कर दें। हमारी जीत अभी शुरू हुई है। महाभारत से प्रेरणा। राजू ने गांव वालों को यह कहानी सुनाई कि कैसे महाभारत के युद्ध के बाद भी पांडवों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा, हम भी अपने सत्य पर अडिग रहेंगे, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। अध्याय का सार। इस अध्याय में यह दर्शाया गया है कि बदलाव कभी भी एक दिन में नहीं आता। यह संघर्ष, विश्वास और धैर्य की यात्रा है। राजू ने गांव में जो उम्मीदें जगाई थी। अध्याय 12, घर और समाज के बीच संतुलन। यह अध्याय नायक की उस आंतरिक लड़ाई को उजागर करता है जो वह घर और समाज के बीच संतुलन बनाने के लिए लड़ रहा है। एक और उसका परिवार है जो चाहता है कि वह समाज के पुराने नियमों और परंपराओं का पालन करे। दूसरी ओर समाज है जो बदलाव से डरता है और नायक के प्रयासों का विरोध करता है। लेकिन नायक ने अपने सपनों और बदलाव के लिए समर्पित होने का निर्णय ले लिया है। परिवार की नाराजगी। एक रात नायक के पिता, जो हमेशा परंपराओं के अनुयायी रहे हैं, उससे नाराज होकर कहते हैं, तू क्यों उन चीजों को बदलना चाहता है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं? समाज से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। ये परंपराएं हमें जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं। नायक शांत स्वर में जवाब देता है, पिताजी, ये परंपराएं हमें जोड़ती नहीं बल्कि बांधती हैं। क्या अर्जुन ने महाभारत में अपने रिश्तों को देखकर अपने धर्म से मुंह मोड़ लिया था? उन्होंने सही के लिए लड़ाई लड़ी। मैं भी वही कर रहा हूँ। माँ का समर्थन। जबकि पिता नाराज है, नायक की माँ उसके संघर्ष को समझती है। एक दिन वह नायक के पास आकर कहती है, बेटा, मैं जानती हूँ कि तू जो कर रहा है वो सही है, लेकिन याद रखना, अपने परिवार को मत भूलना। घर और समाज दोनों की जिम्मेदारी तेरी है।
नायक सिर झुकाकर कहता है, माँ, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ और अपने कर्तव्य का भी। मैं संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश करूंगा। समाज का दबाव। गांव के कुछ लोग नायक के परिवार के पास आते हैं और कहते हैं, आपका बेटा गांव को बर्बाद कर देगा। उसे समझाइए कि वो हमारे रीति रिवाजों से मत टकराए। पिता झिझकते हुए नायक से कहते हैं, देख, तू जो कर रहा है उससे लोग नाराज हो रहे हैं। क्या तुझे लगता है कि तू अकेला पूरे समाज को बदल सकता है? नायक दृढ़ता से जवाब देता है, पिताजी, महाभारत में भी अर्जुन अकेला नहीं था। जब सत्य के लिए लड़ाई होती है तो धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं। मुझे भरोसा है कि मेरा रास्ता सही है। महाभारत का संदर्भ। अध्याय में यह भी बताया गया है कि अर्जुन को महाभारत में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दुर्योधन ने उसे हराने के लिए छलकपट किए, लेकिन अर्जुन ने अपने गुरु, अपने परिवार और अपने धर्म के बीच संतुलन बनाए रखा। नायक उसी संतुलन को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करता है। अंदरूनी संघर्ष। नायक का एक दोस्त उससे पूछता है, क्या तुझे कभी लगता है कि ये सब छोड़कर एक सामान्य जीवन जिया जा सकता है? नायक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सामान्य जीवन हर कोई जी सकता है, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो समाज के लिए कुछ बदल पाते हैं। मैं उन्हीं में से एक बनना चाहता हूँ। सारांश। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे नायक घर और समाज के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। वह अपने परिवार को समझाने की कोशिश करता है और साथ ही समाज के बदलाव के लिए संघर्ष करता है। उसकी माँ का समर्थन उसे संबल देता है, जबकि उसके पिता की नाराजगी उसे और दृढ़ बनाती है। मुख्य संदेश। घर के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, लेकिन समाज के दरवाजे तब तक बंद रहते हैं जब तक कोई उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं करता। नायक ने वह हिम्मत दिखाई है। अध्याय 13। जातिवाद के जाल में। नायक अब यह समझने लगा था कि जातिवाद सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि यह मानसिकता का एक गहरा हिस्सा है। गांव में जातिवाद का जाल इतना फैल चुका था कि उसे तोड़ने के लिए नायक को अब और भी संघर्ष करना पड़ रहा था। वह समझता था कि केवल बाहरी बदलाव ही पर्याप्त नहीं है। जातिवाद की जड़ों को मस्तिष्क में भी काटना होगा। गांव में एक प्रमुख जाति के लोग, जो पहले नायक के साथ थे, अब उसके खिलाफ हो गए थे। वे उसे अपने घृणा और नफरत का शिकार बना रहे थे। उनके लिए नायक का यह बदलाव एक खतरा बन चुका था। गांव में परिवर्तन की शुरुआत। एक दिन गांव के चौक पर नायक और उसके कुछ साथियों की एक बैठक चल रही थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो खुद जातिवाद का पक्षधर था, नायक के पास आया और बोला, तुम्हें क्या लगता है? तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है। ये जाति का मामला है जो तुम्हारी समझ से बाहर है। क्या तुम जाति और धर्म से ऊपर उठकर समाज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो? नायक शांत स्वर में बोला, जातिवाद न केवल समाज का, बल्कि दिमाग का भी एक रोग है। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलने के लिए सोच में बदलाव लाना होगा। यह सुनकर उस बुजुर्ग ने नायक की आंखों में एक अजीब सी नफरत देखी और उसने कहा, तुम किसी और की तरह नहीं हो। तुम्हारा ये रास्ता हमें स्वीकार नहीं है। जातिवाद की जड़ें और अर्जुन का उदाहरण। नायक को इस समय महाभारत के अर्जुन का स्मरण हुआ। अर्जुन, जो एक योद्धा था और जिसने धर्म के लिए कड़ा संघर्ष किया, जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव से परे था।
अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में यह सिद्ध किया कि सिर्फ वीरता और नैतिकता ही मायने रखती है, न कि किसी की जाति या जन्म स्थान। नायक की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसने सोचा, अगर अर्जुन के पास धर्म का पालन करने के लिए ऐसा साहस था, तो मुझे भी अपने गांव में इसी साहस के साथ जातिवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यह विचार उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। प्रमुख जाति के लोग और नायक का संघर्ष। गांव के प्रमुख जाति के कुछ लोग, जो पहले नायक के साथ थे, अब उसके खिलाफ हो गए थे। एक दिन गांव के चौपाल में नायक की निंदा की गई। यह लड़का तो समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है, अब इसे कैसे सुधारा जाए? नायक ने सिर झुकाकर कहा, मैं समाज की जड़ों को तोड़ नहीं रहा, बल्कि उसे सशक्त बना रहा हूँ। जातिवाद को खत्म करना ही असली समाज निर्माण है। क्या हमें किसी के साथ केवल उसके जन्म के आधार पर भेदभाव करना चाहिए? यह सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी गुस्से में थे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, तुमने तो हमारे इज्जत को ही चोट पहुंचाई है। हम तुम्हारे विचारों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जातिवाद और समाज में बदलाव। नायक जानता था कि जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी है कि सिर्फ बातों से बदलाव नहीं आ सकता। उसे साबित करना था कि जो वह कह रहा था वह सही था। उसे इसके लिए छोटे छोटे कदम उठाने थे। सबसे पहले उसने गांव में शिक्षा की दिशा में काम करना शुरू किया। उसने बच्चों को बताया कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर उन्हें इंसानियत की कीमत समझनी चाहिए। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ आने लगे, लेकिन पूरी गांव में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी। कई लोग नायक से यह कहते हुए संपर्क करते रहे, तुम जो कर रहे हो वह अच्छा है, लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं होगा। जातिवाद सदियों से हमारी सोच का हिस्सा बना है। नायक का उत्तर हमेशा वही होता, हाँ, यह आसान नहीं होगा, लेकिन कोई भी रास्ता तभी कठिन होता है जब हम उसे अपनाने का साहस नहीं रखते। महाभारत का संदर्भ। महाभारत में अर्जुन ने भी अपनी जाति और कुल से ऊपर उठकर धर्म के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। अर्जुन ने कभी अपने कर्तव्यों में जातिवाद या अन्य भेदभावों को नहीं माना। यही कारण है कि वह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक महान धर्म योद्धा भी थे। नायक भी इस विचारधारा को अपनाते हुए जातिवाद को समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह जानता था कि यदि उसे समाज में वास्तविक बदलाव लाना है, तो उसे अर्जुन की तरह अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना होगा। सारांश। इस अध्याय में नायक की जातिवाद के खिलाफ संघर्ष की यात्रा को दर्शाया गया है। जातिवाद की जड़ें समाज में कितनी गहरी हैं, यह इस संघर्ष में साफ दिखता है। लेकिन नायक ने यह समझा कि बदलाव के लिए सिर्फ सामाजिक समर्थन ही नहीं, बल्कि एक दृढ़ मानसिकता की भी आवश्यकता होती है। उसे समाज को यह बताना था कि जातिवाद से परे सोचने का वक्त आ चुका है। जैसे अर्जुन ने महाभारत में धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, वैसे ही नायक को भी अपनी लड़ाई लड़नी थी, चाहे वह समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ हो। मुख्य संदेश। जातिवाद न केवल समाज का, बल्कि दिमाग का भी एक रोग है। इसे जितना जल्दी समझा जाएगा, उतना ही समाज की प्रगति होगी। तो उसे पहले अपने भीतर के मानसिकता के जाल को तोड़ना होगा। समाज में आंतरिक बदलाव की आवश्यकता। नायक का मानना है कि जब तक वह अपने भीतर के पूर्वाग्रहों और डर से मुक्त नहीं होगा, तब तक समाज में असली बदलाव नहीं आएगा। अब वह यह समझ चुका है कि हर व्यक्ति का आंतरिक बदलाव समाज में
बाहरी बदलाव लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। वह एक बुजुर्ग महिला से कहता है, हमने जो देखा है, जो सुना है, वह हमारी सोच को आकार देता है। हमें पहले अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। जब हम ऐसा करेंगे, तभी समाज में बदलाव आएगा। हम सभी को इस आंतरिक जागरूकता को समझना होगा। नायक अब केवल बाहरी संघर्ष की बजाय आंतरिक जागरूकता के मार्ग पर चलने का निश्चय करता है। वह जानता है कि अगर वह अपने भीतर के बदलाव को सही दिशा में ले जाएगा, तो वह समाज के बाकी हिस्सों को भी प्रेरित कर सकेगा। सारांश। आखिरकार, नायक यह समझता है कि बाहरी संघर्ष से ज्यादा जरूरी है आंतरिक जागरूकता। यदि किसी को समाज में सच्चा बदलाव लाना है, तो उसे पहले अपनी मानसिकता और सोच में बदलाव लाना होगा। केवल बाहरी संघर्ष से परिवर्तन अस्थायी हो सकता है, लेकिन आंतरिक जागरूकता से ही स्थायी और वास्तविक बदलाव संभव है। मुख्य संदेश। आंतरिक जागरूकता से ही बाहरी परिवर्तन संभव है। अध्याय 15। नायक का निर्णय। अब नायक ने एक बड़ा निर्णय लिया है। वह समाज के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर बदलाव लाने का रास्ता चुनता है। उसने समझ लिया है कि बदलाव सिर्फ विरोध से नहीं, बल्कि सहयोग और एकजुटता से आएगा। यह अध्याय नायक के चरित्र में बदलाव को दर्शाता है। वह अब एक सच्चे नेता की तरह सोचता है। सच्चा नेता वह नहीं जो लोगों से लड़ता है, बल्कि वह जो लोगों को साथ लेकर चलता है। नायक का नया दृष्टिकोण। गांव के चौपाल पर एक दिन नायक और उसके कुछ मित्र बैठकर चर्चा कर रहे थे। वे सभी जानते थे कि बदलाव का मतलब केवल विरोध करना नहीं है, बल्कि समाज को एकजुट करने का है। नायक ने गंभीरता से कहा, अब हमें यह समझना होगा कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें केवल विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। हमें साथ मिलकर काम करना होगा। अगर हम एकजुट होकर एक दिशा में चलेंगे, तो बदलाव जरूर आएगा। विरोध सिर्फ असहमति की गूंज भर होती है, लेकिन सहयोग समाज में सच्चा परिवर्तन लाता है। उसकी बातों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब नायक को लगता है कि उसके अंदर एक नेता बनने की क्षमता है। वह केवल किसी व्यवस्था का विरोध करने वाला नहीं, बल्कि उसे बदलने वाला नेता है। महाभारत का संदर्भ। महाभारत में अर्जुन का चरित्र भी इस बदलाव और नेतृत्व की दिशा में प्रेरणादायक है। अर्जुन को हमेशा संघर्ष और युद्ध का पर्याय माना जाता है, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि नेतृत्व का असली अर्थ केवल युद्ध करना नहीं, बल्कि लोगों के साथ मिलकर एक रास्ता तय करना है। अर्जुन को यह समझाया गया कि उसे केवल अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना है, और जब तक लोग एकजुट नहीं होंगे, तब तक कोई भी परिवर्तन असंभव होगा। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जब लोग एकजुट होते हैं और उनके मन में एक जैसा उद्देश्य होता है, तब कोई भी उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। यह लड़ाई तुम्हारी नहीं, बल्कि धर्म की है। इस धर्म को निभाने के लिए तुम सभी को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। इसी प्रकार नायक को भी अब यह समझ में आया कि अगर वह समाज के साथ मिलकर बदलाव चाहता है, तो उसे भी लोगों को एकजुट करना होगा, न कि केवल उनके खिलाफ खड़ा होना होगा। नायक का नेतृत्व। नायक अब समझता है कि किसी भी परिवर्तन के लिए एक सच्चे नेता को सिर्फ अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना होता, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने और साथ लाने की कला भी आनी चाहिए। वह अपने दोस्तों से कहता है, जो सच्चा नेता है वह सिर्फ अपनी राह पर नहीं चलता, वह दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलता है। हमें लोगों को दिखाना होगा कि बदलाव उनके लिए है, और हम सब मिलकर यह बदलाव लाएंगे।
नायक की यह बातें अब हर किसी के दिल में घर करने लगी। उसके विचार और दृष्टिकोण में बदलाव आ चुका था। अब वह केवल विरोध के रास्ते पर नहीं, बल्कि समाज के साथ मिलकर बदलाव की ओर बढ़ने की योजना बना रहा था। नायक का नया मार्ग। गांव में एक सभा बुलाई गई और नायक ने वहां सभी लोगों से अपने विचार साझा किए। उसने कहा, मैं समझता हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो समाज में सचमुच बदलाव आएगा। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हमारी विचारधाराएं क्या हैं, बल्कि यह देखना चाहिए कि हम सभी का उद्देश्य एक है। यह सुनकर कई लोग प्रभावित हुए। नायक ने अब न केवल अपने मित्रों को, बल्कि गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी अपने विचारों से जोड़ लिया था। उसकी सोच और नेतृत्व का तरीका उसे एक सच्चे नेता के रूप में स्थापित कर रहा था। सारांश। नायक का यह निर्णय दर्शाता है कि एक सच्चा नेता वह नहीं होता जो सिर्फ विरोध करता है, बल्कि वह होता है जो समाज को साथ लेकर चलता है। उसे अपनी शक्ति का अहंकार नहीं होता, बल्कि वह दूसरों को भी अपने साथ लेकर समाज में बदलाव लाने का मार्ग चुनता है। सच्चा नेता वह नहीं जो लोगों से लड़ता है, बल्कि वह जो लोगों को साथ लेकर चलता है। नायक अब एक नए मार्ग पर चल पड़ा है, एक ऐसा मार्ग जो केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए है। वह अब एक सच्चा नेता बन चुका है, जो समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने की दिशा में काम कर रहा है। अध्याय 16, एक नई शुरुआत। कहानी के अंत में नायक और गांव के लोग मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। अंधविश्वास, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव की जड़ें अब कमजोर हो चुकी हैं। अब गांव में एक नई सोच का जन्म हो चुका है और लोग बदलाव के पक्ष में खड़े होते हैं। यह अध्याय आशा और परिवर्तन की संभावना को दर्शाता है। जैसे ही गांव के लोग मिलकर बदलाव का समर्थन करते हैं, नायक को यह एहसास होता है कि समाज में बदलाव की चिंगारी कभी न कभी जलती है, बस उसे पहचानने की देर होती है। नई सुबह कभी न कभी आती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। यह वाक्य नायक के मनोबल को दर्शाता है। वह जानता है कि बदलाव का समय आता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। लेकिन अगर लोग मिलकर साथ आएं, तो बदलाव का दौर जल्द ही शुरू हो सकता है। महाभारत की किस्से में अर्जुन का युद्ध में हिस्सा लेना एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। अर्जुन ने जब युद्ध से पहले श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया, तो उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपने कर्मों से धर्म की स्थापना करनी है। यह संवाद नायक की यात्रा से मिलता जुलता है, जहां अर्जुन को भी समझना पड़ा कि परिवर्तन के लिए सिर्फ बाहरी संघर्ष नहीं, आंतरिक जागरूकता की भी आवश्यकता होती है। अर्जुन ने जब समाज के भेदभाव और अपने आत्म संघर्ष को सुलझाया, तभी वह अपने उद्देश्यों में सफल हुआ। नायक की यह यात्रा समाज के विरोधों को पार कर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ती है। वह जानता है कि बदलाव केवल बाहरी संघर्ष से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में एक नई सोच के साथ आता है। नायक की यह यात्रा समाज के साथ बदलाव के रास्ते पर एक प्रेरणा बन जाती है। समाज के अंधकार से निकलकर नायक और गांव के लोग एक नई सुबह का स्वागत करते हैं। क्या बदलाव सचमुच संभव है, या यह सिर्फ एक सपना है? यह सवाल पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन नायक की यात्रा यही बताती है कि अगर दिल में विश्वास हो, तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं होता। ज़ोंबी उपन्यास अंततः यह संदेश देता है कि किसी भी समाज में बदलाव संभव है, लेकिन इसके लिए संघर्ष, समझ और समर्पण की आवश्यकता होती है।
यह उपन्यास भारतीय समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर गहरे सवाल उठाता है और पाठकों को अपने विचारों पर पुनः विचार करने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह किताबों और कहानियों की यात्रा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े और ऐसी ही शक्तिशाली कहानियों, अमर क्लासिक्स और प्रेरणादायक गाथाओं का आनंद ले जो आपके मन और आत्मा को समृद्ध करें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। आइए साहित्य की इस अद्भुत दुनिया को मिलकर खोजें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद खास है।